अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों, बहनों, भाइयों जो हमारे अजीज़ हैं, जो ये चैनल देखते हैं, शफ़क़त फरमाते हैं, उनको जश्न आज़ादी के 75 साल मुबारक हों। बल्कि अज़राए मजाक मैं अपने किसी दोस्त से कह भी रहा था कि इन्होंने इसका नाम दिया है कि डायमंड जुबली साल है, ये जो योम आज़ादी है। डायमंड जुबली हम अपनी फ़िल्मी ज़ुबान में उस फ़िल्म को कहते हैं जो 100 हफ्ते चलती है और जो 75 हफ्ते चलती है प्लैटिनम जुबली है। तो इस हैसियत से इसको प्लैटिनम जुबली कहना चाहिए था, लेकिन ये अब हुकूमत या ये लोग अगर बज़िद हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं। हम इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते कि डायमंड जुबली को प्लैटिनम बना दें, प्लैटिनम को डायमंड बना दें। खैर, आज हम बात करेंगे मुसर्रत नज़ीर साहिबा की, जिनका पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम सर फहरिस्त है। शुरू के उन अदाकारों में जिन्होंने पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को जला बख्शी, जिन्होंने पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को खड़ा करने में अपना हिस्सा डाला। मुसर्रत नज़ीर साहिबा, उन्होंने पंजाबी फ़िल्मों में, उन्होंने उर्दू फ़िल्मों में काम किया। हम कुछ किस्से भी उनके बताएंगे, बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हैं, आप सुनेंगे आपको मज़ा आएगा। और इसके साथ साथ उनकी जो बायोग्राफी है थोड़ी उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। 13 अक्टूबर 1940 को वो पैदा हुई थी। 1963 में डॉक्टर अरशद मजीद के साथ उनकी शादी हुई थी। 3 बच्चे उनके कनाडा में सेटल हैं और बीच में वो 1, 2, 3 बार आई भी, लेकिन उनका बेटा जो है, उनके बेटे वो क्योंकि उनकी पैदाइश वहाँ की है तो वो वहीं रहना पसंद करते हैं, यहाँ नहीं आए। बीच में जब 80 की दिहाई के दरमियान में वो आई थी तो उन्होंने गाने बड़े ज़बरदस्त शादी ब्याह के गाने, आया लड़िए नी तेरा मत्थे ते चमकन वाल ते कुट कुट बाजरा, मैं कोठे उत्ते पानियाँ चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता, ये इस तरह के गाने थे। मुझे वैसे बाय द वे मुसलसल सैंतालीस के ड्रामे में सूरज के साथ साथ में उनका एक गाना बैकग्राउंड पे चलता है, जिस वक्त जो उसमें ड्रामे के करैक्टर में ख़याम सरहदी की बीवी गाँव में होती है, जो शहर में वो दूसरी शादी कर लेते हैं जाके, बड़ा अच्छा ड्रामा था। तो उस वक्त जिस वक्त वो मरती हैं, उनका कुएँ के ऊपर उनकी वो पड़ी होती है डेड बॉडी, तो उसमें वो दिखाते हैं कि वो बॉडी जो पड़ी है उसके ऊपर वो पीछे गाना चल रहा होता है, जोगी आया पहाड़ा तू चरखे दी कूक ना रही वाह वाह, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। खैर, मुसर्रत नज़ीर साहिबा का 63 से तो में शादी तो हमने करवा दी है। उन्होंने 54 या 55 में एक फ़िल्म की, 1954 या 55 में कातिल फ़िल्म थी। इनके जो वालिद थे नज़ीर अहमद साहब, मुसर्रत नज़ीर के, वो उनकी फ़िल्मों में काम करने के ख़िलाफ़ थे। वो रेडियो के ऊपर गाना गाया करती थी, लेकिन अहमद शुजा पाशा के जो फर्जंद थे, पाकिस्तान के माया नाज हदायतकार जो थे अनवर कमाल पाशा साहब, उन्होंने क्योंकि उनके वालिद के साथ इनके वालिद के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो उन्होंने कन्विंस किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से कातिल फ़िल्म, चांदनी के फ़िल्मी नाम से कातिल फ़िल्म मुसर्रत नज़ीर साहिबा की पहली फ़िल्म जो थी वो हुई। और ये फ़िल्म अभी रिलीज़ नहीं हुई थी, तो लुकमान साहब की फ़िल्म थी पतन, जिसको शेख फयाज साहब ने जाके, जो उसके प्रोड्यूसर थे, उनके भी रस्म अच्छे थे, मरासम थे उनके साथ थे, नज़ीर साहब के साथ जो मुसर्रत नज़ीर साहिबा के वालिद थे, तो उन्होंने भी उनको कन्विंस किया। तो इस हिसाब से पतन फ़िल्म जो थी वो भी उसी वक्त साइन कर ली गई थी। पतन के हवाले से भी काफ़ी सारे दिलचस्प किस्से हैं, लेकिन उससे पहले मैं 1, 2, 3 चीज़ें बता दूँ। ज़िया शाहिद साहब है, उनका भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है मुसर्रत नज़ीर साहिबा से, उनके बल्कि फ़ैमिली से। इनके जो देवर थे मुसर्रत नज़ीर के, वो यकीनन अभी भी होंगे, तो वो उनके साथ भी इनकी भी बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात थे, उनके घर में आना जाना भी था। बल्कि मुसर्रत नज़ीर साहिबा की आगे मैं जाके और किस्से भी बताऊंगा। उनकी शरारत जो है वो बहुत ज़्यादा शरारती थी। उन्होंने एक दफ़ा ज़िया शाहिद के घर में तशरीफ़ लेके आई, वो ख़ास फंक्शन था, तो ज़िया शाहिद के गले में उन्होंने बाहें डाल दी। तो उन्होंने कहा ये क्या है, कहते जी बस ये तस्वीर, कैमरामैन से कहा कि तस्वीर खींचे, तस्वीर खींची। तस्वीर खींचवाने के बाद उन्होंने कहा इसको यास्मीन, यानी कि जो ज़िया शाहिद की एहलिया थी, उनसे कहा कि बचा के रखना वरना बड़ी लड़ाई पड़नी है। और इस तरीके से मैं काफ़ी सारे घरों में लड़ाइयाँ डलवा चुकी हूँ। तो ये ज़िया शाहिद साहब ने लिखा हुआ था। इसमें ज़िया शाहिद साहब के बकौल उन्होंने जितनी अच्छे तरीके से फ़िल्मों में काम किया और जितना वो ज़बरदस्त तरीके से उनकी हाइट थी, फिर वो जट्टी नज़र आती थी, जट्टी नाम की फ़िल्म भी की थी उन्होंने, जट्टी नज़र आती थी। और जिस तरीके से उन्होंने अपना नाम पैदा किया, उन्होंने बकौल ज़िया शाहिद साहब के, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है, शहीद फ़िल्म का गाना उस बेवफा का शहर है, और हमें दोस्तों उनकी परफॉर्मेंस ज़िया शाहिद साहब को बहुत पसंद थी। जो मुसर्रत नज़ीर हैं, उनकी फ़िल्में आप देख लें, जिस तरह पतन और कातिल तो है ही, फिर माही मुंडा, फिर सहती, फिर जट्टी, फिर आँख का नशा, फिर पलकां, फिर पींगा, फिर गुड्डा गुड्डी, फिर बाप का गुनाह, फिर झूमर, फिर इज़ाहिर इश्क, फिर जो है जिसमें एक और 3 उनको अवार्ड भी मिले, शहीद फ़िल्म देख लें आप उनकी।
उनकी एक ख़ास स्टाइल था अदाकारी करने का, उनकी गायकी का भी एक ख़ास स्टाइल था। मैं बल्कि समटाइम्स सोचता हूँ अगर मुझे कोई गाइड कर सके कि मैडम नूर जहाँ साहिबा की क्योंकि राइवलरी हर किसी के साथ रही, महनाज के साथ, रूना लैला के साथ, नाहिद अख्तर साहिबा के साथ, तो ये कैसे हो सकता है जो उस ज़माने में आई, जिस ज़माने में वो अदाकारी भी करती थी नूर जहाँ, फिर उस ज़माने में गाने भी शुरू किए, तो इनके साथ भी कितना उनके साथ राइवलरी रही होगी। ये भी एक देखने वाली बात है। इसके ऊपर कभी रिसर्च करके ये वाला जो एंगल है ये भी आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन जिस तरीके से पतन फिल्म के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो अली सुफ़ान फाकी साहब ने लिखा कि पतन फिल्म की जब स्क्रिप्ट लेके गए उनके पास, तो उन्हें क्योंकि पहले पतन फिल्म के अंदर सबिया खानम और संतोष थे, तो सबिया खानम की मसरूफियात इस हद तक थी उस ज़माने में, क्योंकि लड़ाई और मार धाड़ की फिल्में तो नहीं बनती थी उस तरह से, पतन फिल्म भी ज़रा पंजाबी और तरह की फिल्म थी। तो सोचा गया फिर लुकमान साहब की तरफ से कि अब क्या किया जाए, अब किसको रखा जाए। लुकमान साहब का क्योंकि आना जाना जो था वो शौकत हुसैन रिजवी साहब के असिस्टेंट भी रहे थे ये लुकमान साहब, और फिर और भी उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर उस वक्त उन्होंने शेख फयाज साहब ने उनको कहा कि आप नुसरत नज़ीर को रखें जो कातिल फिल्म ऑलरेडी कर रही थी पहले। तो इस तरीके से पतन फिल्म में जब उनको स्टोरी सुनाई गई, उन्हें बताया गया कि उसने रखेंगे। पतन फिल्म की शूटिंग के दौरान भी जिस वक्त काफ़ी सारे सीन ऐसे होते थे जिसमें ख़ासतौर पे रोमानवी सीन फिल्माते हुए जो मुसर्रत नज़ीर ने वहाँ पे एक पूरी कहानी है कि जिस वक्त सारे स्टूडियो में जमा हो गए, संतोष साहब के साथ रोमानवी सीन था, तो मुसर्रत नज़ीर ने पूरे चेहरे पे हाथ रख लिया। उन्होंने कहा जी मुझे शर्म आती है, मैं नहीं करती। तो फिर सारों ने समझाया उसको कि ये कैसे हो सकता है, फिर उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं करती। फिर वो डायलॉग बोलती थी तो उसके अलावा कुछ नहीं करती थी, आगे वो सीने से लगना था जो भी था। तो वो लुकमान से बड़े परेशान हुए, तो मुसर्रत नज़ीर साहिबा ने कहा कि ये जितने भी यहाँ पे टेक्नीशियन और जितना अमला है इनको बाहर निकाल दिया जाए। उन्होंने कहा ये अमला है, ये इंसान लोग नहीं, इनको लोगों के तौर पे ना लो, तमाशा देखने नहीं आए हुए, ये इनके बगैर तो फिल्म बन नहीं सकती। उन्होंने कहा जी फिर नई से नई शर्तें लगाते। फिर संतोष साहब ने मामले को जब देखा तो बकौल अली सुफ़ान फाकी के उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आंखें बंद कर लूँगा, तुम सीन कर लेना। तो इस तरीके से मुसर्रत नज़ीर ये आंखें बंद करके खड़े हो गए, तो उन्होंने डायलॉग बोले, फिर भी जो रिक्वायरमेंट थी वो फिर भी पूरी नहीं हुई। लुकमान साहब फिर परेशान हुए, करते कराते खैर उन्होंने डायलॉग बोल दिए और जो सीन की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर दी। उसके बाद संतोष साहब उनसे कहते थे कि देखा फिर हमने आपको कैसा बेवकूफ़ बनाया। तो वो कहती थी बेवकूफ़ आपने नहीं बनाया, बेवकूफ़ मैंने बनाया, मुझे सब पता था, मैंने जान के सारा कुछ किया। इसी का एक और सीन जो था वो भी कुछ ऐसे ही था कि जिसमें नहर में छलांग लगानी थी। तो नहर के अंदर क्योंकि सर्दी थी तो मुसर्रत नज़ीर ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी पहले उन्होंने कहा जी मैं बीमार हो जाऊंगी, मैं किस तरह जाऊंगी, सर्दी है, बाकी सर्दी तो थी। संतोष साहब ने कहा कि कुछ नहीं होता। तो जो डायरेक्टर था उन्होंने भी कहा कि आप इस तरह करें कि अगर सीन सही तरह ना हुआ तो रीटेक के लिए हम तुम्हारी तरह की लड़की भी ढूंढ ली है, लड़की से करवा लेंगे, तुमने करना ही करना है। और कहा जी मुझे ये होगा, बहाने बनाए कभी किस तरह जितना, और जो बहाने बनाए उन्होंने उस बहाने का जो काउंटर था वो काउंटर आर्गूमेंट आ जाता था इस साइड से दूसरी साइड से, तो जिसमें मुसर्रत नज़ीर साहबा जो थी वो लाजवाब हो गई। तो फिर उनको बिलाखिर वो करना पड़ा जैसे ही, बल्कि उससे पहले उन्होंने संतोष साहब ने जब बड़ी बढ़ चढ़ के बातें की तो मुसर्रत नज़ीर साहबा ने कहा कि आप छलांग मार लें। कहा मेरा तो सीन ही नहीं है इसके अंदर। तो मुसर्रत नज़ीर साहबा ने कहा कि लुकमान साहब इनके सीन कर दीजिए, क्योंकि उस फिल्म के राइटर अलीसिया बाबा थे जो उनको बुलवाया गया, उनसे कहा गया कि आप इस तरह करें, सीन में तब्दीली करें। संतोष साहब ने पहले कहा पहले वो ये कह रहे थे कि मुझे अगर समुद्र में भी छलांग मारनी पड़े मैं नहीं डरता, मैं मार लूँगा। लेकिन जिस टाइम उन्होंने देखा कि मामला ख़राब हो रहा है, मुझे भी छलांग मारनी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं। आप क्या करें लुकमान साहब, आप एक स्टोरी कहानी को तब्दीली इसलिए सिर्फ कर रहे हैं कि उसमें मेरा सीन डाला जाए, उसमें किया जाए। तो खैर जब उनको कन्विंस किया गया तो मुसर्रत नज़ीर ने छलांग मारी, लेकिन उनका जो लाचा था वो उतर गया और उन्होंने चीखें मारी। तो उतनी देर में कैमरा मैन ने कहा वो देखें क्या चीज़ बहती हुई जा रही है। तो वो बैठ गई, वो आगे नहीं गई, जो रिक्वायरमेंट थी चल के आगे जाना था। उन्होंने कहा था आपका फेस सिर्फ बाहर आना चाहिए। उन्होंने ये भी बहाना बनाया था कि मेकअप मेरा ख़राब हो जाएगा, तो उन्होंने कहा आपका फेस पे कुछ नहीं होगा, फेस बाहर आना चाहिए। खैर वो सीन बड़ी मुश्किल से उनको फिर मुसर्रत नज़ीर साहबा को जितनी लाइटें जल रही थी, लाइटें साइड पे उनको बंद करके उनको बाहर निकाला गया, फिर उनको वो सारा कुछ किया गया। बल्कि उसी ज़माने में एक और किस्सा भी लिखते हैं, वो बहुत दिलचस्प है। शमा के एडिटर थे, शमा मुंबई के एडिटर थे इदरीस देलवी साहब।
तो इदरीस देलवी साहब भी आए हुए थे। तो उस ज़माने में संतोष ने मुसरत नज़ीर, ये क्योंकि शूटिंग रात को देखने आए हुए थे, वहीं पे बैठे रहे, तो मुसरत नज़ीर को संतोष ने कहा कि आप इनको रोक के दिखाएं, सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक शूट है। वो कहते रोक लेंगे। वो जाने के लिए पर तोल रहे थे, तो मुसरत नज़ीर साहब बाबर आती है, आपको कॉफ़ी तो नहीं चाहिए, आपको चाहिए? वो बताते हैं कि मैं अभी पी चुका हूँ। फिर वो जाने के लिए पड़ता, नहीं अभी आप नहीं जाएंगे। फिर वो शूटिंग में मसरूफ़ हो जाती। फिर उन्होंने जब देखा कि अभी जाने का मूड बना, उन्होंने अपनी शॉल उतार के दे दी, सर्दी ना लगे, ताकि कहते मैंने दूसरी शॉल मंगवा ली, सर्दी है। फिर उन्होंने, क्योंकि शर्त लगाई हुई थी संतोष साहब ने कि 100 रुपये अगर तुम हार गई तो तुम दोगी, वरना मैं दूंगा 100 रुपये। तो इस तरीके से उस ज़माने में 100 रुपये बड़ी चीज़ थी। तो इस तरह जो था ये शर्त जो थी वो जीत गई, क्योंकि वो सुबह फिर 4 बजे गए। तो अगले दिन फिर बकौल अली सुफ़ान फ़ाकी साहब के भी उन्होंने बड़े मेवे शेवे मंगवाए और बड़ी चीज़ें मंगवाई खाने पीने के लिए। तो इस तरीके से ये भी सारा कुछ हुआ था। और मुसरत नज़ीर साहिबा जो थी वो जिस वक्त उन्हें कमाल साहब के साथ कास्ट किया गया, कमाल साहब के साथ जो उनके पहला अलेक्स लेग थी, वो एक अलग सी स्टोरी है, वो किसी और टाइम पे आपको सुनाएंगे। लेकिन शबाक रानी साहब ने कहा कि हीरोइन नहीं मिल रही, हीरोइन का क्या करें। उस ज़माने में मुसरत नज़ीर साहब जब ठंडी सड़क बनी तो बड़ा काम था, एक बहुत बड़ा। तो अली सुफ़ान फ़ाकी साहब ने कहा कि मुसरत नज़ीर साहबा से कहते हैं, और कहा जी, पर शबाक रानी साहब का मजाक किया। तो उन्होंने कहा तुम उनको कन्विंस करो, मुश्किल काम है, तो चलो बाजू पे तावीज़ बांध लो। तो उन्होंने कहा जी तावीज़ आप बांधे, मुझे ज़रूरत नहीं, फिल्म आपकी है। लेकिन ये फिर जब उनसे मिलने गए, पहले इनके वालिद से सारे मामला जो थे वो तय कर लिए। मुसरत नज़ीर साहबा के पास गए तो अच्छा तुम कहानियाँ लिखोगे, अब ये अखबार में लिखना और कहानी लिखने में बहुत फ़र्क होगा। तो जी मैं लिख लूँगा। अब अली सुफ़ान फ़ाकी साहब का जो दोस्त उनको पढ़ते रहे, पता है कि वो कहानी सुनाने में, लिखने में मास्टर थे, सुनाने में बिल्कुल नैले थे। कोई उनको कहानी सुनाने की फरमाइश करता था, बस उनकी जान को आ जाती थी कि ये अब क्या करें। तो मुसरत नज़ीर साहिबा ने कहा कि मैं फ़िल्म में एक शर्त पे करूँगी, ठंडी सड़क के आप कहानी सुनाएं। उनको लाले पड़ेंगे, कहानी सुनाएंगे। जी शबाब साहब सुनाएंगे। कहते हैं शबाब साहब कैसे सुनाएंगे, क्या आपने कहानी उनके नाम से लिखी है, कहानी उनकी है, सुनाएंगे वो? तो ये कहते हैं नहीं, दोनों ने मिलजुल के लिखी। खैर वो कहानी वो सारा कुछ हो गया था। तो फिल्म की शूटिंग के लिए खैर अली सुफ़ान फ़ाकी साहब ने एक और किस्सा बड़ा दिलचस्प लिखा कि जिस वक्त उन्होंने जाना था, उनको लेके आना था, उनका घर का फ़ोन ख़राब था, जो क्रू की जो गाड़ी थी वो भी ख़राब थी, जो लेके आती है हीरोइन वगैरह को, तो पता भी नहीं चल सका। इनके पास एक हवा महल नाम की छोटी सी कार थी, वो खटारा कहते थे उसको। शबाब साहब हंसते थे, उसको दे देते कि फ़ाकी साहब ये तुमने क्या ले लिया है? तो वो कहते थे चलती है, देखो कभी कभी रोड के ऊपर दरमियान में खड़ी हो जाती है, तो चलती ज़रूर है। वो लेके वो मुसरत नज़ीर साहिबा की तरफ चल पड़े। उन्होंने कहा जी वो अपनी गाड़ी में आ जाएगी, मैं अपनी गाड़ी में, उन्हें बताना था सब जाके। तो जिस वक्त उनके घर गए, पहले उनके वाले साहब ने देखी कार, कहते ये कार है? कहते हाँ। कहते ये चलती भी है? कहते और हम रेड़े पे डाल के लाए हैं, इसी के ऊपर तो बैठ के आए हम। और वो क्योंकि इनकी ड्राइविंग भी ठीक नहीं थी, साथ अख्तर साहब थे जो उसके कैमरामैन थे, जो भी थे असिस्टेंट थे गालबन। तो ये 2 बंदे गए। जब मुसरत नज़ीर साहब बाहर आई तो उन्होंने देख के हंसना शुरू कर दिया। ये कार है? कहते बिल्कुल कार है। और कहा जी ये चलती है? कहते बिल्कुल चलती है। मैं तो इसी में जाऊँगी। कहते नहीं आप अपनी गाड़ी में जाएंगे। नहीं कहते नहीं आप इसी में जाएंगे। तो जिस टाइम अली सुफ़ान फ़ाकी साहब ने देखा कि मुसरत नज़ीर साहबा इंसिस्ट कर रही हैं कि इसी में जाऊँगी, तो उन्होंने अख्तर साहब को कहा कि आप गाड़ी चलाएँ। उन्होंने कहा नहीं गाड़ी भी आप चलाएँगे अली सुफ़ान साहब, आप बहुत ज़बरदस्त ड्राइविंग करते हैं। बस फिर वो जो एक उन्होंने ड्राइविंग की, वो अपनी मिसाल आप है, उसमें किस तरीके से वो उनको लेके आए। वो मुसरत नज़ीर साहिबा ने वो किट लगाई, उनकी शरारत बहुत, जिसका मैंने ज़ाहिर शाहिद का किस्सा सुनाया, शरारती बहुत ज़्यादा थी अपने उस ज़माने में मुसरत नज़ीर साहिबा, और बहुत शरारतें करती थी। और उन्होंने कहा कि देखो तुमने साइकिल वाले को भी पीछे छोड़ दिया, तुमने उसको भी पीछे छोड़ दिया। मुसरत नज़ीर साहिबा का सीरियस अदाकारी, गायकी का स्टाइल अपना था। उनके बाद में जिस वक्त कनाडा चली गई, उस ज़माने में भी उनकी आदतें बरकरार थी कि हल्का अहबाब उनका अपना होना, बैठ के फिल्में देखना, कोई छेड़ देता था उन्हें तो वो पूरी यादें खोल के बैठ जाती हैं, और अभी भी, और वो बताती सारा कुछ कि ये हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था। तो मुसरत नज़ीर साहिबा का, मुझे वैसे बाय द वे मुसरत नज़ीर साहिबा को देख के नरगिस याद आती हैं, क्योंकि उनके चेहरे की बनावट भी उसी तरह है। और मुसरत नज़ीर साहिबा को ज़िया शाहिद के भी यक्के वाली फ़िल्म का मैं तज़किरा यहाँ पे भूल गया। यक्के वाली फ़िल्म वो फ़िल्म थी जिस पे स्टूडियो बना था पूरा, उसकी कमाई से स्टूडियो बनाया गया था। बारी स्टूडियो था गालबन, शानूर तो उनका था, बारी स्टूडियो उसी की कमाई से बनाया गया था। तो यक्के वाली बारी मलिक क्योंकि उसके बहुत है। तो ये वो बातें हैं जो नरगिस की, खैर मैं बात कर रहा था, नरगिस के साथ उनकी मिलती है, क्योंकि ज़िया शाहिद का मैं बता रहा था कि ज़िया शाहिद के बकौल भी हमने, क्योंकि पुरानी फिल्में उस तरह कंपैरिजन करके जिस तरह
कंपैरिजन ड्रा 70 की फिल्मों में 80 की फिल्मों में करते रहते हैं, उस तरह नहीं कर सकते। हमने फिल्में ज़रूर देखी हुई हैं, लेकिन उस ज़माने में हम ये नहीं है कि मुसर्रत नज़ीर के मुकाबले में सबिया थी या कौन था, फिर वो नगमा थी या नीलो थी, तो वो किस तरीके से कौन ज़्यादा कम्पीट करता था। लेकिन ज़िया शाहिद के जिन्होंने एक फिल्म 26 दफ़ा जाके सिनेमे पे देखी हुई है, यके वाली एक ही सिनेमे पे मुल्तान के, तो उन्होंने कहा कि उस ज़माने में कोई उनको मुकाबला उनका किसी के कोई कर ही नहीं सकता था एज ए हीरोइन। अगर गानों की प्रेजेंस, उनकी अपनी प्रेजेंस, फिर उनके मतलब गाने पिक्चराइज करवाने का जो स्टाइल था, और फिर जो अदाकारी के जो सीन थे, वो स्ट्रीट नंबर 77 का भी जिक्र करते हैं जो अंग्रेज़ी फिल्म से हाजिक साहब ने बनाई थी, उसका भी जिक्र करते हैं। फिर वो दूसरी फिल्में जिसके अंदर उन्होंने निगार अवार्ड भी लिए हैं, उनका जिक्र करते हैं, शहीद का जिक्र जो करते हैं। तो पता चलता है कि मुसर्रत नज़ीर साहिबा अगरचे मेरे ख्याल में 52-54 फिल्में की होंगी, कितनी की होंगी, लेकिन उन्होंने इस थोड़े से पीरियड के अंदर जो अपना नाम बनाया और बड़ी इज्जत के साथ। ज़िया शाहिद साहब ने यह भी लिखा कि वो इतनी थी, वो बड़े से बड़े सेठ के साथ वो शादी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने डॉक्टर सेल्फ मेड आदमी था उनके साथ शादी की। यहाँ से उनका पता चलता था कि उनकी बाकायदा तरबियत हुई थी और उनकी एक बाकायदा अपनी सोच थी, और उस शादी का ऐसा निभाह किया कि जिस वक्त वो दोबारा 80 की दिहाई में वापस आई थी, तो उस वक्त भी उन्हें फिल्मों की ऑफर हुई थी। उन्होंने उनके बारे में फिर लिखा गया कि जिन्होंने हीरोइन के तौर पे भरा हुआ मेला छोड़ के, जिन्होंने भरा मेला कहते हैं, भरा हुआ मेला छोड़ के जब उस ज़माने में चली गई थी, तो दोबारा कैसे आ सकती थी। तो उनके जो बच्चे थे वो भी ज़ाहिर है पाकिस्तानी थे। वो जहाँ भी हों, मुसर्रत नज़ीर साहिबा, हमारी दुआ है कि खुश रहें वो, और पाकिस्तान का एक सरमाया है। पाकिस्तान की जहाँ फ़न मौसीकी की बात हो या अदाकारी की बात हो या फिल्मों की बात हो, उनका नाम लिए बगैर ये तज़किरा जो है नामुकम्मल है। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।